तो आइए अब स्टार्ट करते हैं फायर इवैक्यूएशन के बारे में। ये 10 एलिमेंट 10 का सबसे लास्ट है, यानी कि फायर का सबसे लास्ट एलिमेंट है, सब एलिमेंट है, जिसमें हम लोग फायर इवैक्यूएशन के बारे में जानेंगे। यानी कि हमने इसके पहले सीखा कि प्रिंसिपल क्या था, आग को कैसे बचें, और उसके बाद हम लोगों ने अब बुझाने के बारे में देखा था कि फायर एक्सटिंग्विशर कैसे यूज़ करते हैं, फायर अलार्म सिस्टम कैसे काम करता है, और अगर आग लग गया है तो अब वहाँ से निकलना है, यानी कि इवैक्यूएट करना है। ठीक है ना। तो इवैक्यूएट करना है तो अब हमें किस तरह का अरेंजमेंट होना चाहिए, क्या क्या इवैक्यूएशन के लिए क्या क्या क्राइटेरिया आपके साइड पे होनी चाहिए, तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले आपको मीन्स ऑफ एस्केप होना चाहिए कि जहाँ भी वर्क प्लेस पे कोई काम कर रहा है ना, तो वहाँ एक भागने का रास्ता हमेशा होना चाहिए, क्योंकि भागने का रास्ता नहीं रहेगा इमरजेंसी में कैसे कोई निकलेगा, है ना। इमरजेंसी में लाइटें चली जाती है, लाइट बुझ जाता है, तो इसमें आदमी को नहीं निकल पाएगा तो क्या होगा, वहाँ पे फैटेलिटी होगी। तो मीन्स ऑफ एस्केप का क्या मतलब कि क्राइटेरिया है, आइए देखते हैं। तो ये मीन्स ऑफ एस्केप जो है अवेलेबल टू एवरी पर्सन इन द वर्क प्लेस, जितने भी लोग वहाँ काम कर रहे हैं सबके लिए स्केप रूट होना चाहिए, यानी कोई ऐसा आदमी ना हो जो स्केप नहीं कर पाए आग लगे। यानी कि आप चाहें तो एक स्केप रूट बना सकते हैं, 2 बना सकते हैं, जनरली तो 2 रहते ही हैं, 2 3 4 5 6, जितना बड़ा आपका वर्क प्लेस है उतना स्केप रूट बना के रखें तो ज़्यादा अच्छा रहता है। उसके बाद डज नॉट रिक्वायर्ड यूज़ ऑफ लिफ्ट एक्सपेक्ट इन स्पेशल केसेस। लिफ्ट जो है ना आपको मीन्स ऑफ एस्केप के लिए यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब आग लगता है ना तो क्या होता है, लिफ्ट का पावर चला जाएगा। जब पावर चला जाएगा तो जो आदमी लिफ्ट में रहेगा वहीं पे रुक जाएगा और वहीं पे मर जाएगा। तो इस तरह से इसको हम लोग नहीं यूज़ करते हैं एज ए मीन्स ऑफ एस्केप, और मस्ट टेक पर्सन टू ए प्लेस ऑफ सेफ्टी। ठीक है ना। ये मीन्स ऑफ एस्केप ऐसा होना चाहिए कि ताकि कोई भी पर्सन को सेफ प्लेस पे लेके जा सके, मतलब वहाँ पे कोई फर्दर खतरा ना हो। और उसके बाद जो है 2 और मोर सेपरेट रूट्स में बी रिक्वायर्ड। सेपरेट 2 रूट्स जो है ना, जैसे कि एक बिल्डिंग है तो एक एस्केप रूट इधर बना दिए और एक एस्केप रूट उधर बना दिए। इस तरह का सेपरेट होना, तो यहाँ पे जो भी पर्सनस काम कर रहे हैं फटाफट बाहर निकल जाएंगे दोनों साइड से। एक ही साइड से होगा तो थोड़ा जल्दी इवैक्यूएशन नहीं होता है। उसके बाद जो है ट्रेवल डिस्टेंस शुड बी शॉर्टर। ट्रेवल डिस्टेंस जो है मतलब कि ज़्यादा दूर ना हो, मतलब कि ऐसा हो कि पास में ही हो, यहाँ है कुछ हुआ दिक्कत हुआ तुरंत बाहर निकल गए। मतलब जितना नज़दीक हो सके वो शॉर्टेस्ट रूट होना चाहिए। यानी कि मान लेते हैं अगर यहाँ पे इवैक्यूएशन रूट है और यहाँ से आपको ऐसे रास्ता से ऐसे घूम के जाना है, यहाँ पे ऐसा नहीं, एकदम शॉर्टेस्ट रूट इस तरह का होना चाहिए वहाँ पे। उसके बाद एडिक्वेट विड्थ, उसकी चौड़ाई इतनी होनी चाहिए कि आसानी से आदमी, बड़े दरवाज़ा उसका बड़ा होना चाहिए, और क्लियरली साइन, जैसे आप देख रहे हैं ना ये साइन, इस तरह का साइन उस पर होना चाहिए ताकि लोगों को मालूम चले कि इधर से भाग के निकलना है। तो क्लियरली साइन होना चाहिए। अप्रोप्रिएट लिट होना चाहिए, वहाँ पे लाइटिंग वगैरह का अरेंजमेंट हो ताकि कोई किसी को पता चले कि निकलना किधर से है। और इमरजेंसी लाइटिंग भी होनी चाहिए, जैसे फायर होने से पावर सप्लाई चला जाता है तो कुछ बैटरी बैकअप भी हो जिससे कि चलते लाइटिंग किया जा सके। और नो ऑब्स्ट्रक्शन, यानी कि वहाँ बीच में किस हाउस कीपिंग ठीक ठाक हो, कोई सामान न रखा हो उस रास्ते में। तो ये हमेशा इंश्योर करना है, सेफ्टी ऑफिसर हमेशा इंश्योर करता है ये सारी चीज़ों को। अब बात आ गई ट्रेवल डिस्टेंस। मैंने बताया ना कि सबसे शॉर्टेस्ट ट्रेवल डिस्टेंस होना चाहिए, सबसे कम दूरी होना चाहिए कवर करनी, ज़्यादा घुमावदार नहीं होना चाहिए। तो डिपेंड अपन करता है कि नंबर ऑफ़ पीपुल ऑक्यूपाइंग इन रूम, जिस उस रूम में कितने लोग हैं। ट्रेवल डिस्टेंस टू द नियरेस्ट अवेलेबल, जैसे कि फाइनल एग्जिट टू ए प्लेस ऑफ टोटल सेफ्टी, और स्टोरी एग्जिट यानी कि इनटू प्रोटेक्टेड स्टेयरवे, है ना। सेपरेट फायर कंपार्टमेंट में हमको बारिश के पहले हम लोग पढ़ा था। और कंटेनिंग फायर एग्जिट, और फायर रिस्क पे डिपेंड करता है कि ट्रेवल डिस्टेंस कितना होगा, और नंबर ऑफ अल्टरनेटिव एस्केप रूट अवेलेबल। ठीक है ना। इसके अलावे कितने अल्टरनेटिव एस्केप रूट है उसके ऊपर डिपेंड करता है ट्रेवल डिस्टेंस। अब स्टेयर एंड पासवे, आप देखे होंगे स्टेयर और पासवे होते हैं, जो वो भी कैसा होना चाहिए, तो फायर रेसिस्टेंट प्रोटेक्शन। मान लेते हैं कि स्टेयर वगैरह ऐसा हो जहाँ पे आग ना पहुँचे और उसको कन्फाइन किया जा सकता है। एडिक्वेट विड्थ होना चाहिए। कंसीडर व्हील चेयर यूज़र, अगर कहीं व्हील चेयर यूजर हैं तो उनके लिए भी व्यवस्था होनी चाहिए व्हील चेयर को यूज़ करने के लिए, क्योंकि सीढ़ी अगर ऊपर नीचे स्टेप है तो उसमें कहाँ से चलता है, तो स्लोप वाला होना चाहिए, जैसे आप देखेंगे रेलवे वगैरह पे होता है या मॉल वगैरह में सब बना कर रखते हैं। अनऑब्स्ट्रक्टेड होना चाहिए, बीच में कोई बाधा नहीं होनी चाहिए, किसी तरह का मटेरियल नहीं रखा होना चाहिए।
नो स्टोरेज ऑफ मटेरियल और इक्विपमेंट, उस रास्ते में किसी तरह का स्टोरेज नहीं होना चाहिए और इक्विपमेंट कोई नहीं रखा होना चाहिए। उसके बाद जब हम इवैक्यूएट करते हैं तो डोर आते हैं बीच बीच में, तो वो डोर की क्या क्राइटेरिया होनी चाहिए, तो ईजी टू ऑपरेट होना चाहिए, यानी कि डोर ऐसा हो जो आसानी से खुले, ऐसा ना हो आग लग गया दरवाज़ा खुल ही नहीं रहा है तो क्या होगा, आदमी मरेगा। एडिक्वेट विड्थ होना चाहिए, इतनी चौड़ाई होनी चाहिए कि आदमी आसानी से निकल पाए, थोड़ा ज़्यादा चौड़ा होना चाहिए। इसके गाइडलाइन भी हैं, आप IS कोड वगैरह देख सकते हैं या अलग अलग देश के जो भी स्टैंडर्ड है आप उसको फॉलो कर सकते हैं, बट यहाँ पे तो जनरल बातें हम लोग कर रहे हैं, ठीक है ना। ओपन इन डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल, जो दरवाज़ा खुले हम इवैक्यूएट कर रहे हैं, मान लेते हैं ये रूम है और हम इवैक्यूएट कर रहे हैं, यहाँ से बाहर निकल रहे हैं, यहाँ दरवाज़ा है, तो दरवाज़ा जो है हमेशा इधर खुलना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि जब हम धक्का देंगे तो अंदर की तरफ नहीं, ये बाहर की तरफ खुलना चाहिए, ऐसा ना। तो डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल, जिधर हम ट्रैवल कर रहे हैं उधर ही ये ओपन होना चाहिए। नॉट लॉक्ड, ये हमेशा लॉक करके नहीं रखना है, ये हमेशा ही ओपन रहेगा, ये इमरजेंसी में हम बाहर निकल पाएँ। उसके बाद इमरजेंसी स्केप जो है, लाइटिंग कैसी होनी चाहिए, तो लाइटिंग का है कि एट नाइट वेयर देयर इज़ नो नेचुरल लाइट, तो वहाँ पे लाइटिंग की अरेंजमेंट होनी चाहिए, है ना। नो टू इंडिकेट स्केप रूट, ऐसा होना चाहिए कि जो स्केप रूट को इंडिकेट कर सके, जैसे ये लाइटिंग जो बताया था ना आपको, ये वाला इस तरह का वहाँ पे इसमें लाइटिंग इस तरह का होना चाहिए। और उसके बाद टू इंडिकेट कॉल पॉइंट एंड फायर फाइटिंग इक्विपमेंट, ठीक है ना। जहाँ पे कॉल पॉइंट मतलब जहाँ पे लोग इकट्ठा होते हैं ना उसको कॉल पॉइंट ही बोलते हैं, और ये इंडिकेट करे कि इधर है कॉल पॉइंट और फायर फाइटिंग इक्विपमेंट यहाँ पे है, इस तरह का व्यवस्था होना चाहिए कि लाइटिंग बताए कि यहाँ पे फायर फाइटिंग का इक्विपमेंट है, आप लेके बुझा सकते हैं, है ना। रेगुलर मेंटेनेंस लाइटिंग का होना चाहिए ताकि हमेशा लाइटिंग प्रॉपर रहे, और रूटीन इंस्पेक्शन और टेस्टिंग होनी चाहिए, यानी कि लाइटिंग का रूटीन इंस्पेक्शन टेस्टिंग नहीं होगा तो थोड़ा क्या होगा, प्रॉब्लम हो सकता है। और उसके बाद एग्जिट एंड डायरेक्शनल साइन हमेशा होना चाहिए, यानी कि बाहर कहाँ किधर निकलना है उसका एक डायरेक्शन तो होना चाहिए ना, स्टैंडर्ड शेप होना चाहिए इस तरह का, जिसे देख रहे हैं ना कि आप यहाँ बोर्ड लगा, मतलब आप कोई आदमी आकर दौड़ के इधर भागेगा, इधर जो नीचे सड़क होगा। और स्टैंडर्ड कलर, यानी कि यही कलर तो यूज़ करते हैं हर जगह पे आप स्केप रूट के लिए, तो इसलिए स्टैंडर्ड कलर ही यूज़ करना चाहिए। और जो स्टैंडर्ड पिक्टोग्राम है, जैसे ये पिक्टोग्राम जो है ना ऑल ओवर वर्ल्ड में चलता है, तो इस तरह का ही पिक्चर यूज़ करना चाहिए, ठीक है, ताकि सबको पता चले कि इस तरह का पिक्चर का मतलब यही होता है। ईजी टू इंटरप्रेट, जैसे आप देख रहे हैं ना, इसमें तो अगर एक नॉर्मल आदमी को दिखाया जाए जो सेफ्टी के बारे में नहीं जानता हो, वो भी ये देख के समझ जाएगा कि ये दरवाज़ा है और एक आदमी हमको भाग के इधर से निकलना है, ठीक है ना, इस तरह से। और क्लियरली विजिबल होना चाहिए, ऐसा नहीं ये जहाँ पे हो वहाँ पे कोई सामान रख दिए और ये दिख ही नहीं रहा, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, तो क्लियरली विजिबल होना चाहिए। अब जो असेंबलिंग पॉइंट है, असेंबलिंग पॉइंट किसको बोलते हैं, जहाँ पे इमरजेंसी में हम जाते हैं, एक सेफ प्लेस होता है जो कि बिल्डिंग से बाहर होता है, और हम वहाँ जाके इकट्ठा होते हैं और हमारा काउंटिंग होता है। जैसे एक बिल्डिंग में हम 10 लोग काम कर रहे थे, अगर कुछ इमरजेंसी जैसे ही अलार्म बजाया गया, 10 लोग वहाँ भाग के जाके उस पॉइंट पे खड़े हो जाएंगे, असेंबलिंग पॉइंट पे, और सब लोगों को काउंट किया जाएगा कि ये 10 लोग आ गए हैं कि नहीं। अगर 10 लोग नहीं आए हैं मतलब 2 लोग अंदर फंसे हुए हैं, उनको निकालना है, तो इसको बोलते हैं असेंबलिंग पॉइंट। और असेंबलिंग पॉइंट कैसे होना चाहिए, तो ये सेफ डिस्टेंस फ्रॉम द बिल्डिंग होता है, तो ये बिल्डिंग से, तो ये जो है सेफ डिस्टेंस फ्रॉम बिल्डिंग होना चाहिए, और सेफ लोकेशन पे होना चाहिए, यानी कि वहाँ पे कोई फर्दर खतरा ना हो, ताकि वहाँ से आसानी से किसी को निकाला जा सके, और फर्दर एस्केप पॉसिबल इफ़ नीडेड, ठीक है ना। तो वहाँ से अब वहाँ एस्केप करने के लिए रास्ता होना चाहिए, यानी कि वहाँ पे रोड वगैरह होना चाहिए ताकि वहाँ फर्दर हम उनको बाहर निकाला जा सके। उसके बाद मस्ट नॉट इम्पेड फायर फाइटर्स, यहाँ फायर फाइटर्स को किस तरह का वहाँ पे आके और आसानी से बाहर निकाल सके, और क्लियरली साइन होना चाहिए, यानी कि साइन बोर्ड वगैरह इस तरह का वहाँ पे मेंशन होना चाहिए कि साइन बोर्ड की यहीं आके आपको इकट्ठा होना है। और रिफ्यूज़ फॉर डिसेबल वर्कर, यानी कि जो डिसेबल वर्कर होते हैं, जिनका पैर नहीं है, आँख में प्रॉब्लम है, जिनको सुनाई नहीं देता है, उनके लिए वहाँ पे रिफ्यूज होना चाहिए, जिससे कि वहाँ पे आके वो स्टे कर सकें। अब ये ग्रुप एक्सरसाइज है, तो अंडर योर ट्यूटर डायरेक्शन टेक टूर ऑफ एनी एरिया ऑफ द बिल्डिंग यू आर इन। तो आप ये खुद, आप किसी बिल्डिंग में, अगर आप बड़ी बिल्डिंग में हैं या शहर में हैं, तो आप ये सारे चीज़ को घूम घूम के देखें
कि वहाँ पे कहीं फायर कंपार्टमेंट बनाया गया है क्या, जैसे कि स्टेयर वेल, फायर डोर, इस तरह का है क्या, ट्रेवल डिस्टेंस कितना है, फायर डिटेक्शन एंड अलार्म सिस्टम वहाँ पे है क्या। आप अगर शहर में रहते होंगे ना, किसी बड़ी बिल्डिंग या मॉल वगैरह में जाएंगे तो ये सारी चीज़ों को आपको देखने को मिल जाएगा। फायर एक्सटिंग्विशर वहाँ कहाँ कहाँ रखा हुआ है और किस तरह का फायर एक्सटिंग्विशर है, इमरजेंसी लाइटिंग या साइनेज कुछ है कि नहीं, तो ये आप घूम के देखेंगे तो आपको ज़्यादा नॉलेज मिलेगा। अब इमरजेंसी इवैक्यूएशन प्रोसीजर क्या होता है, यानी कि कैसे इमरजेंसी में कोई आदमी बाहर निकलेगा। तो इमरजेंसी इवैक्यूएशन में रेस्क्यू और इवैक्यूएशन में क्या अंतर होता है। देखो, रेस्क्यू में क्या होता है कि कोई आदमी अपने आप नहीं निकल सकता, हम उसको जाके निकालना पड़ता है, हम उसको जाके उठा के लेके आएंगे। इवैक्यूएशन में क्या है, वो आदमी खुद बाहर निकल जाता है, ठीक है ना। जैसे कुछ केवल उनको बताने की ज़रूरत है कि आग लग गया और तुरंत वो बाहर निकलना स्टार्ट हो जाएंगे अपने आप। तो ये दोनों में डिफरेंस होता है इवैक्यूएशन और इवैक्यूएशन और रेस्क्यू में। तो जो इमरजेंसी इवैक्यूएशन प्रोसीजर कैसे होना चाहिए, तो ये एम्फेसिस ऑन द पर्सनल सेफ्टी बताता है, जिसमें कि साउंड द अलार्म करना होता है और गेट आउट ऑफ द बिल्डिंग और स्टे आउट ऑफ द बिल्डिंग, है ना। तो इसमें इवैक्यूएशन में ही होता है, कोई आदमी अलार्म बजाएगा जिससे लोगों को मालूम चलेगा, लोग बाहर भागना चालू करेंगे और बिल्डिंग के बाहर ही रहेंगे जब तक कि सेफ नहीं हो जाता, है ना। उसके बाद मोर कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर नीडेड फॉर द सम वर्क प्लेस, जैसे हॉस्पिटल वगैरह में ये ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है क्योंकि हॉस्पिटल बड़ा है, या मान लेते हैं कि वहाँ पे बहुत सारे पेशेंट जो है वहाँ से नहीं अपने आप निकल सकते हैं, तो उनका इवैक्यूएशन जो है काफ़ी यहाँ कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, कॉम्प्लेक्स हो सकता है, ठीक है ना। अब फायर मार्शल आप देखे होंगे कि हर हॉस्पिटल में या बड़े बड़े मॉल में लोग फायर मार्शल को डिप्लॉय करते हैं। फायर मार्शल क्या है, फायर में किसी तरह का कुछ प्रॉब्लम ना हो इसके लिए वो रहता है और वो हमेशा देखते रहता है कि फाइटिंग में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कहीं फायर लगने का चांस, इंस्पेक्शन भी करते रहता है ना। मतलब उसको पूरे फायर की ही जिम्मेदारी दी जाती है, उसको बोलते हैं फायर मार्शल। और इसका टिपिकली ड्यूटी क्या होता है फायर मार्शल का, तो चेक ऑल एरिया आर इवैक्यूएटेड। अगर कुछ ऐसा अलार्म बजता है ना तो इवैक्यूएट हो गया कि नहीं, सब लोग बाहर निकल गए नहीं, वो उसमें उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स रहता है, वो जाके चेक करता है। और असिस्ट डिसेबल्ड इन्फिर्म वर्कर्स, ठीक है ना, जो डिसेबल वर्कर हैं जिनको प्रॉब्लम है वो सही नहीं है पूरी तरह से, उनको असिस्ट करता है बाहर निकलने में। और इंश्योर फायर एस्केप रूट आर केप्ट क्लियर, हमेशा देखता है कि फायर जो एस्केप रूट है हमेशा क्लियर है और उसको कंटिन्यू बनाए रखता है। और इंश्योर विंडो एंड डोर आर क्लोज्ड, फायर जब लगता है तो विंडो और डोर क्लोज कर देता है ताकि आग जो है उसके अंदर ही रहे, बाहर ना फैले। और कंडक्ट रोल कॉल एट असेंबलिंग पॉइंट, रोल कॉल समझते हैं आप लोग। रोल कॉल का मतलब होता है कि वो आता है और जैसे मान लेते हैं काउंटिंग करता है सबका, जैसे हमारे स्टाफ मान लेते हैं 20 अंदर थे तो 20 बाहर आ गए कि नहीं, वो सबका काउंटिंग करेगा 1 2 3 4 5 ऐसे करके। अगर 20 बाहर आ गए मतलब कि अंदर में कोई नहीं है, तो वो क्या करता है, रोल कॉल करता है, इसको रोल कॉल बोलते हैं, मतलब काउंटिंग को। अब रोल कॉल क्या होता है, तो रोल कॉल क्या होता है, इंश्योर ऑल पर्सन्स अकाउंटेड फॉर। रोल कॉल सभी लोग करते हैं, ऐसा नहीं कि केवल फायर मार्शल ही करेगा, और सबको काउंटिंग करेगा। और मे नॉट बी प्रैक्टिकल, जैसे सुपर मार्केट वगैरह में कितने लोग अंदर गए और कितने बाहर आए, ये सब वहाँ पे नहीं हो पाता है क्योंकि आपको पता ही नहीं कि अंदर कितने लोग सुपर मार्केट में गए हैं मार्केटिंग करने के लिए, तो ये पॉसिबल नहीं होता है वहाँ पे। लेकिन वर्क प्लेस वगैरह पे जहाँ फिक्स वर्कर है 20 लोग आए हैं तो 20 लोगों की काउंटिंग हो जाएगी। प्रोविज़न फॉर द इन्फिर्म एंड डिसेबल्ड, अब जो इन्फिर्म हैं, जो डिसेबल हैं, जो चल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, ऐसे लोगों के लिए क्या प्रोविज़न होनी चाहिए, तो स्टाफ विथ डिसेबिलिटीज़ में नीड पर्सनल इवैक्यूएशन प्लान, उनका पर्सनल इवैक्यूएशन प्लान होना चाहिए कि कोई आदमी वहाँ रहे जो उसको बाहर निकाल पाए उसके लिए। और असिस्ट विथ ट्रेवल डाउन स्टेयर, जब स्टेयर से हम लोग नीचे आते हैं ना तो वहाँ पे जो व्हील चेयर पे कोई बैठा रहता है तो उसको असिस्ट कर पाए। और अलर्ट दोज विथ हियरिंग इम्पेयरमेंट, अब जानते हैं अलार्म बजा देंगे और ऐसे डिसेबल लोग हैं जिनके कान से सुनाई नहीं देता है तो वो कैसे अलार्म को सुनेंगे, तो इनके लिए कुछ व्यवस्था होनी चाहिए ताकि उनको जाके पर्सनली कोई बता पाए कि चलो निकलना है, भागना है यहाँ से, ठीक है। उसके बाद मे नीड टू बी कंसिडर टेम्प्रोरी डिसेबिलिटी, जैसे यूज़ ऑफ क्रचेस, बच्चे वगैरह जहाँ रहते हैं। और कंसिडर ऑल्सो इवैक्यूएशन ऑफ यंग और एल्डरली, ठीक है। अब बिल्डिंग प्लान एंड इमरजेंसी एस्केप, है ना, बिल्डिंग का किस तरह का प्लान होना चाहिए, इमरजेंसी एस्केप किस तरह का होना चाहिए। तो
आइए जानते हैं फायर प्लान। फायर प्लान शुड इंक्लूड हु इज़ लाइकली टू बी इन प्रीमाइसेस। ठीक है, जो भी उस प्रीमाइसेस में काम कर रहे हैं उनको इंक्लूड करना है फायर प्लान में। एक्शन टू बी टेकन ऑन डिस्कवरिंग फायर, अगर आग फायर को डिस्कवर करते हैं तो क्या एक्शन लेना है। एस्केप रूट जो है वो प्लान करना है कि कैसे होना चाहिए, कहाँ से निकलना है। ये सब जब हम बिल्डिंग का फायर प्लान करेंगे ना तो उसमें ये सारा चीज़ हम कंसीडर करेंगे। फायर फाइटिंग इक्विपमेंट कहाँ रखना है। एक्शन टू बी टेकन आफ्टर इवैक्यूएशन, अगर इवैक्यूएशन होता है तो क्या हम उसके बाद एक्शन लेंगे। और ट्रेनिंग, हम फायर प्लान के बारे में, बिल्डिंग प्लान और इमरजेंसी एस्केप के बारे में बार बार ट्रेनिंग देंगे। तो इसके लिए भी हम लोग प्लान करेंगे कि ये 15 डेज पे देना है, मंथली देना है या 3 मंथ पे देना है। तो ट्रेनिंग और इन्फॉर्मेशन में हम लोग क्या क्या देंगे और किसको देंगे। तो इन्फॉर्मेशन ऑन फायर सेफ्टी प्रोसीजर फॉर एम्प्लॉय को देंगे, वहाँ के जो कॉन्ट्रैक्टर काम करेंगे उनको देंगे। विजिटर एंड द पब्लिक, जो वहाँ पे आते हैं विजिटर, उनको हम लोग इंडक्शन ट्रेनिंग में ही यानी कि स्टार्टिंग में ही हम उनको समझाएंगे, बताएंगे कि यहाँ पे हमारा इस तरह का फायर प्लान है। और ट्रेनिंग फॉर स्टाफ में हम लोग क्या क्या देंगे कि हु यूज़ पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर, है ना, एक्सटिंग्विशर कौन यूज़ करेगा, यानी कि सब लोग यूज़ कर सकते हैं। और फायर मार्शल यहाँ पे कौन है, जिसको फायर लगने पे इवैक्यूएशन वगैरह की जिम्मेदारी है, सारे उस स्टाफ को पता होना चाहिए। असिस्ट डिसेबल और इन्फीम पीपुल, कैसे हमें जो है ना डिसेबल पीपुल वगैरह को हमें असिस्ट करना है। और मेंबर्स ऑफ द फायर टीम, हम लोग फायर टीम बनाते हैं, रेस्क्यू टीम ही बनाते हैं, तो इसके कौन कौन मेंबर हैं और ये कैसे काम करते हैं, इसके बारे में ट्रेनिंग देना है सारे स्टाफों को, जिससे उनको अवेयरनेस रहे। उसके बाद हमने सारी तैयारी कर ली, लेकिन अब हमें एक झूठा हमें प्रैक्टिस करना है कि हम लोग तैयार हैं कि नहीं, उसको बोलते हैं फायर ड्रिल या इसको मॉक ड्रिल भी बोलते हैं। तो ये एक फायर ड्रिल है। तो फायर ड्रिल जो है आपको यूजुअली वंस और ट्वाइस ए ईयर करना है, यानी कि 6 मंथ पे या 1 ईयर पे आपको एक बार करना है, यानी कि झूठा आग लगाना है या आपको बुलाने हैं फायर फाइटर को और देखना है कि वो समय पे आ रहा है कि नहीं, आग बुझा रहा है कि नहीं, और हमारे सारे एम्प्लॉय बाहर निकल पा रहे हैं कि नहीं, इवैक्यूएशन अच्छे से हो रहा है कि नहीं। हमको झूठा एक मतलब कि ड्रामा करना है, जिसको हम लोग बोलते हैं मॉक ड्रिल, और पता करना है कि इफेक्टिव है कि नहीं। अगर कुछ प्रॉब्लम है, मतलब कि सही से अगर सब लोग रिएक्शन दे पा रहे हैं, तो फिर हम उसको ट्रेनिंग दे के उसमें जो भी कमी है उसको दूर करेंगे, ताकि हम लोग इमरजेंसी में सबको पता हो कि रियल सिचुएशन में कैसे हमको बाहर निकलना है। और उसके बाद अलाउ स्टाफ टू प्रैक्टिस प्रोसीजर, और सारे स्टाफ को प्रैक्टिस करवाना है, जो ड्रिल करवाना है। उसके बाद अलाउ फॉर टेस्टिंग दोज प्रोसीजर, और टेस्टिंग करना है उस प्रोसीजर वगैरह का, जैसे कि अगर फायर फाइटिंग चलाने के लिए बताए हैं तो उसे चलाने देंगे। और रिकॉर्ड केप्ट, और इसका जो है ना लास्ट में रिकॉर्ड भी मेंटेन करेंगे, क्योंकि रिकॉर्ड मेंटेन करना भी बहुत ज़रूरी होता है। आपने ट्रेनिंग दिया कि नहीं दिया, आपने मॉक ड्रिल कराया कि नहीं कराया, इसकी क्या प्रूफ है, तो आपको हमेशा रिकॉर्ड मेंटेन करना है। और यहीं पे ये मॉड्यूल इंड हो जाता है। तो इंड ऑफ द मॉड्यूल 10.4, ये आपके लिए कुछ एक्सरसाइज है जो कि आपको करना है। पहला क्वेश्चन है, व्हाट जनरल प्रिंसिपल शुड बी अप्लाइड व्हेन इस्टेब्लिशिंग मीन्स ऑफ एस्केप। अगर मीन्स ऑफ एस्केप हो तो उसको क्या क्या देखना है आपको, तो वही देखना है, शॉर्टेस्ट रूट हो, चौड़ा हो, डायरेक्शन में ओपन हो, तो आपको बता चुके हों। तो आप इसको एक बार प्रैक्टिस करिए, जिससे आपको मालूम चले कि आपका कितना नॉलेज हो गया। और सेकेंड क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ इमरजेंसी लाइटिंग। इमरजेंसी लाइटिंग का क्या पर्पस है, ताकि जब भी इमरजेंसी लाइटिंग का पर्पस यही है कि कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो तो उस समय वो इमरजेंसी लाइटिंग जलेगा और लोग उसके थ्रू निकल जाएंगे बाहर, ये आपको इंडिकेशन देगा। और उसके बाद तीसरा है, व्हाट माइट फायर मार्शल डू इन द इवेंट ऑफ इवैक्यूएशन। फायर मार्शल की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने बताया था इसके पहले, तो आप उसको देख लीजिएगा कि ये जनरली डिसेबल पर्सन को असिस्ट करता है, फायर फाइटिंग जो एस्केप रूट है वो क्लियर रखता है। तो हमने ये तीनों क्वेश्चन जो है अभी जस्ट कंप्लीट किया। तो आई होप आपको ये मॉड्यूल अच्छा लगा होगा। और इस पूरे एलिमेंट में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, तो हम लोगों ने पढ़ा बेसिक प्रिंसिपल ऑफ फायर सेफ्टी, फायर ट्रायंगल के बारे में जाना, 5 क्लास ऑफ फायर के बारे में जाना, मेथड ऑफ फायर बाय फायर कैन स्प्रेड एंड कंडक्शन कन्वेक्शन रेडिएशन के बारे में जाना, कॉमन कॉज ऑफ फायर, आग क्यों लगता है,
कोई जानबूझ के लगा देता है, कोई मैकेनिकल हीट के कारण, फ्रिक्शन के कारण, ऐसे हम लोग इलेक्ट्रिकल से लग सकता है स्पार्क के चलते। ये हम लोगों ने जाना। एक्सप्लेन हाउ फायर एंड द स्प्रेड ऑफ फायर कैन बी प्रिवेंटेड, कैसे इसको रोक सकते हैं, इसके माने कंट्रोल मेजर के बारे में हम लोगों ने जाना। और साथ में हम लोगों ने जाना कि आउटलाइन द स्ट्रक्चर मेजर दैट एग्जिस्ट टू कंटेन फायर, फायर को कैसे कंटेन करें, एंड द स्मोक इन द इवेंट ऑफ फायर स्टार्टिंग, और यूज ऑफ सेल्फ क्लोजिंग फायर डोर्स, ये सब के बारे में हम लोगों ने सीखा। तो आई होप आप पूरे एलिमेंट को आपने एंजॉय किया होगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करें, जिससे कि और वीडियो लोगों के पास पहुँचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।